नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं राजधानी रांची की। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 11,988 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया, लेकिन अनुपूरक बजट पेश होते ही सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। अनुपूरक बजट को लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए और कहा कि अनुपूरक बजट लाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं थी, बल्कि सरकार को मूल बजट की राशि खर्च का विवरण और सरकार द्वारा मूल बजट की उपलब्धियों की जानकारी देनी चाहिए थी। विपक्ष ने हमलावर अंदाज में कहा कि मूल बजट का क्या हुआ, जिसे छोड़ सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर जनता को ठगने का काम किया है। वहीं विपक्ष के आरोप पर सत्ता पक्ष ने कहा है कि विपक्ष राज्य का विकास नहीं चाहती है। यही वजह है कि विपक्ष सरकार के हर फैसले और कदम पर बेतुका सवाल खड़े करती है। अनुपूरक बजट राज्य के विकास और जनता के हित को देखते हुए लाया गया है, जिसका उपयोग कर सरकार राज्य के विकास की गति को आगे बढ़ाएगी। मानसून सत्र पर बजट का लाना एक परंपरा की तरह है कि गवर्नमेंट कुछ छूटे हुए चीज़ों को लेकर ऐसा ला सकती है, लेकिन सरकार उपलब्धियों के साथ लेके आए, आवश्यकता के आधार पर लेके आए। ये गवर्नमेंट जब मूल बजट पे जिन चीज़ों को जिस रूप से लाना चाहिए उसकी बेहतर तैयारी नहीं करती है, तब इस तरह के नहीं घटती। इस तरह से अनुपूरक लाना पड़ता है, लेकिन अनुपूरक का भी तत्व होना चाहिए कि राज्य की आवश्यकता पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आज के दिन में सबसे ज़्यादा परेशानी बिजली को लेकर है, और बिजली में आप देखिएगा कि अधिकतर ट्रांसफार्मर गांव में खराब पड़े हैं। 6-6 महीना साल भर से ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं। पूरे 3.5 साल में सरकार ने अभी तक एक ट्रांसफार्मर खुद से नहीं खरीदा है। वहीं झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सत्ता और विपक्ष के प्रदर्शन पर अपना विचार रखा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार मणिपुर जैसे मुद्दे पर अपनी बात रख रही है तो उसे झारखंड में आए दिन होने वाली घटनाओं पर भी अपना पक्ष रखना चाहिए। सुदेश महतो ने आगे कहा कि चाईबासा, रांची आदि जगहों पर इस तरह की घटना हो रही है, वह सरकार और विपक्ष दोनों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने सभी दलों को एक साथ बैठकर राज्य की विधि व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, इस पर विचार करने का अपना सुझाव भी दिया। जवाब देंगे राजभवन मंत्री, कैबिनेट के मिनिस्टर लगातार होम मिनिस्टर लगातार इसमें लगे हुए हैं, राज्य के मिनिस्टर लगा हुए हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर पॉलिटिकली चाहिए को ले जाएंगे तो आपको सभी चीज़ों पर जवाब देना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा इस राज्य की घटनाओं पर। सबसे पहले इनको राज्य की इन घटनाओं, जैसे चाईबासा में घटा, जैसे दिल्ली में घटा, जैसे आए दिन रोज घटना हो रहा है, सुभाष मुंडा जी पर घटा, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे पहले खुद को जवाब देने लायक बना लीजिए, फिर जाके इस तरह के राजनीतिक बयान करेंगे। मैं फिर से पहला अपना बयान पर आता हूँ कि संयुक्त प्रयास होना चाहिए। इधर जमशेदपुर आदिवासी सेंगल अभियान ने अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार आज राज्य भर के जिला मुख्यालयों पर धरना दिया। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष भी इसी के तहत सेंगल अभियान के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। वहीं धरना दे रहे आदिवासी सेंगल अभियान के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और संथाली भाषा को राज्य की प्रथम राजभाषा का दर्जा देने की मांग की। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के सामने भी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। वहीं सरकार से डायन बिसाही के नाम पर आदिवासी महिलाओं की हो रही हत्याओं को अविलंब रोकने की भी मांग की गई। बताते चले कि सेंगल अभियान अपनी 10 सूत्री मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है। हम लोग का मांग है कि ये जो हेमंत सोरेन ये वोट का लोभ लालच से और ये परंपरा जो माझी परगना है इसको आगे बढ़ा रहा है, और ये लूट खसोट जो वोट जो हड़िया तारू में ये सिलसिला जो है परंपरा का नाम से नाम से ये भी इस पर सुधार क्यों नहीं करता है, तो इसका भी हम लोग जवाब मांगते हैं। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हमारा आज का 10 मुख्य मांगे हैं, तो इन्हीं को लेकर के हम लोग आज डीसी महोदय के माध्यम से राज्यपाल के माध्यम से हेमंत सोरेन को ये 10 सवालों के जवाब हम लोग मांगते हैं। वहीं भूमिज भाषा को नियोजन नीति से विलोपित किए जाने से नाराज भूमि समाज के लोगों ने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर झारखंड सरकार के खिलाफ आधा चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आदिवासी भूमि समाज के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। भूमिज अबुआ बेना भाषा कबुआ के नारे के साथ पारंपरिक हथियारों से लैस आदिवासी भूमि समाज के लोग हाथा चौक पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा के पास पहुंचे। बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों ने हिस्सा लिया। दूसरी ओर झारखंड सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की।
आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि मणिपुर में आदिवासी महिलाओं का शोषण एवं अत्याचार बंद करे, शोषित महिलाओं को न्याय मिले तथा नियोजन नीति में भूमिज भाषा को शामिल किया जाए। वहीं प्रस्तावित यूसीसी कानून रद्द करने तथा समान नागरिकता संहिता का भी विरोध किया गया। हमारे आदिवासी भाई बहन लोग जो है उसके साथ जो छेड़छाड़ किया गया, हमारे आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार किया गया, इसके विरोध में भी हम लोग बैठे हुए हैं ताकि आने वाला दिनों में इस तरह का घटना ना घटे। और सरकार से हम कहना चाहेंगे कि हमारे भूमि के जितने हमारे आदिवासी के जितने भी भाई बहन हैं उसको हाथ लगाने से पहले होशियार हो जाए, उसको अच्छा सुरक्षा मुहैया कराया जाए ताकि हमारे किसी तरह का छेड़छाड़ ना हो। अगर अभी भूमि भाषा को झारखंड सरकार में शामिल ना किया गया और हमारे जितनी भी प्राथमिक से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई में भूमि भाषा को ना शामिल किया गया, जितना भी नियोजन नीतियां हैं सब में भूमि भाषा को शामिल करना होगा, नहीं तो हम हमारे भूमि समाज के लोग उग्र आंदोलन करेंगे और उसका खामियाजा हेमंत सोरेन को झेलना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। वहीं मुसाबनी स्थित कुइली डुंगरी में साल के वन को संरक्षित कर ग्रामीणों ने पर्यावरण को संतुलित रखने का अभियान चला है, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी ग्रामीणों को नैतिक समर्थन मिल रहा है। मुसाबनी प्रखंड के कुइली डुंगरी में वन रक्षा समिति बनाकर 15 सालों से ग्रामीण साल के घने जंगल को बचाने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण निरंतर इसकी पहरेदारी करते हैं। आज ग्रामीणों की बदौलत ही ये वन 200 एकड़ में सुरक्षित है। इस वन में साल वृक्ष के साथ साथ केंदू, महुआ एवं कई तरह के जड़ी बूटी के पौधे भी पाए जाते हैं। जंगल की रक्षा करने से ग्रामीणों को कई तरह से लाभ मिलते हैं। ग्रामीण वन उपज से अपना रोजगार जुटाते हैं, वहीं पर्यावरण को संतुलित रखने में ये वन सहायक होते हैं। शुद्ध वातावरण से समय पर बारिश होती है, जिससे किसान अच्छी खेती बाड़ी कर लेते हैं। ग्राम रक्षा समिति के सचिव महेश माडी ने कहा कि ग्रामीणों को इससे सीख लेनी चाहिए। जब तक जंगल सुरक्षित रहेंगे तब तक हम सुरक्षित रहेंगे। 10 से 15 साल से हम लोग सुरक्षा करते आ रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रही है, जैसे कि केंदू पत्ता या वन उपज यहाँ से प्राप्त होता है और इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलता है और पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा पहल है। तो आने वाला समय में और भी बहुत तरह का बेनिफिट होगा। गांव के लोगों को एक ही हम मैसेज देना चाहते हैं कि जंगल को बचाइए और पर्यावरण को बनाए रखें। वहीं राजधानी रांची के पुंदाग रोड स्थित ओए फॉरेस्ट के बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। आग लगने की वजह बिजली के पैनल में ओवरहीट शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। आग लगने से आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। दमकल दस्ते ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले स्टेज में ही आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई बड़ी आर्थिक क्षति नहीं हुई। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण इस प्रकार की घटना हुई है। लोग आए थे और अपना जो स्मार्ट मीटर का इंस्टॉल करने के लिए, तो हम लोगों को बोले कि प्रॉपर वायरिंग कराइए, तो अपना किसी को टेंडर दिया हुआ है, वो लोग आकर के 4 mm का वायर से हम लोग का एल्युमिनियम वायर के थ्रू और एक बंच के थ्रू लाइन दे दिया और जिसके चलते ओवरहीट हो गया। हम लोग को कई बार परसों भी हम लोग इसमें को मना किए कि सर ऐसे काम कर रहे हैं, आग लग जाएगा, तो नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा कर करके परेशान कर रहा था। कई बार तो फ्लैट ओनर का वहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा था कि आपको मान लीजिए किसी को गलत कनेक्शन के चलते प्रॉपर्टी कर दे रहा है, ही कर दे रहा है। हम लोग काफ़ी देर से उन लोग को चेजअप कर रहे हैं कि ऐसा काम मत कीजिए, लेकिन उन लोग का तो डिपार्टमेंटल आदेश है, अपना करके चला गया। भोगना तो हम लोग को पड़ रहा है। ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नाम है। इसको ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक पैनल में आग लगी हुई थी। इसको प्रथम अवस्था में ही टेलीफोन करने के बाद हमारी 4 गाड़ियां यहाँ पर आई और धुआं से तो काफ़ी अपार्टमेंट भर गया था, लेकिन मेरे जवानों और अगल बगल के पड़ोसियों के मिल करके इस आग को बहुत बखूबी और फर्स्ट अवस्था में ही ऑफ कर दिया गया। इससे बड़ी विकराल रूप धारण नहीं कर पाई, केवल धुआं हुआ था, अभी आग प्रज्वलित नहीं हो पाई थी ढंग से। फिर फर्स्ट अवस्था में पूरा पड़ोसी और फायर ब्रिगेड के मिलजुल से हमारी 4 गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ धुरवा से और 1 गाड़ी दुरंडा से ऑन द स्पॉट मैंने एकदम शीघ्र रूप में आकर के गाड़ी को ढंग से, आपको फायर को ढंग से ऑफ कर दिया।
और जमशेदपुर के सांकचे स्थित इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग संस्थान नारायणा द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर नारायणा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के 18वें संस्करण का अनावरण हुआ। इस परीक्षा का आयोजन भारत के 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 300 शहरों के 3000 से अधिक स्कूलों में आयोजित होगी। जमशेदपुर केंद्र के निदेशक श्याम भूषण ने बताया कि ये परीक्षा 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर एवं 29 अक्टूबर को ऑफलाइन और 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इस तरह का आयोजन न केवल जमशेदपुर बल्कि भारत में अपने आप में एक अनूठी पहल है, जिसके माध्यम से 7वीं कक्षा से लेकर 11वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों की तैयारी को गति देना है। ये पहल काफ़ी उत्साहवर्धक साबित होती है। इस परीक्षा में भाग लेने वाले और राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष रैंक पाने वाले छात्रों को लाखों कैश अवार्ड पाने का अवसर मिलेगा। साथ ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी को नारायणा के किसी भी कोर्स में दाखिला लेने पर 100% तक स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। आज हम लोग नारायणा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट एनसेट 2023 का 18वें संस्करण का अनावरण कर रहा है। ये हमारा रेगुलर फीचर है। पिछले 18 सालों से हम लोग इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम का मेन उद्देश्य है कि टॉपर बच्चों को सिलेक्ट करना, साथ ही साथ जो गरीब बच्चे हैं जो सक्षम नहीं है पे करने के लिए, ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट जो है ना उनके लिए ज़्यादा है इसमें, क्योंकि इस एग्ज़ाम के थ्रू नारायणा का ये सिंगल एग्ज़ाम है जिसके थ्रू कि 100% स्कॉलरशिप मिलता है। ये एग्ज़ाम हम लोग ऑफलाइन मोड में 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर एंड 29 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बट ऑनलाइन मोड में 8 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में डेली होगा। इसके इनरोलमेंट के लिए 100 रुपये चार्जेज रखा गया है। ये पूरे इंडिया में 23 स्टेट में के 300 शहरों में 3000 सेंटर्स पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लास्ट ईयर भी इस टेस्ट में लगभग 2.5 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, और जो भी है इस साल हम लोगों ने लगभग 1 करोड़ रुपीज कैश प्राइजेज इसमें डाला है एंड 50 करोड़ प्लस रुपीज स्कॉलरशिप डाला गया है, जो कि बच्चों को दिया जाएगा। साथ ही साथ इस बार यूनिक ये है कि अगर किसी स्कूल का बच्चा टॉप किया तो उस स्कूल के लिए भी ट्रॉफी, कैश प्राइजेज, मोमेंटो, हर चीज जो है ना रखा गया है। जैसे सपोज कीजिए कि किसी कॉलेज का अगर एक बच्चा टॉप कर, स्कूल का कोई बच्चा टॉप कर गया, तो उस स्कूल का जो ट्रस्ट है, जो सोसाइटी है, उनको भी डोनेट किया जाएगा। 1 लाख रुपये जगह फर्स्ट रैंक करे तो उस स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर कोऑर्डिनेटर जो भी है, अगर अचीव किया तो उस स्कूल को हम लोग अवार्ड देने जा रहे हैं, प्राइज देने जा रहे हैं। बच्चों के साथ साथ स्कूल को भी प्राइज देने जा रहे हैं। वहीं झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि सरकार अपने प्रदेश में विधि व्यवस्था कायम रखने में विफल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि गृह मंत्री देश के दोनों सदनों में मणिपुर मामले को लेकर चर्चा करने को तैयार है, पर केंद्र की विपक्षी पार्टियां इस पर चर्चा को तैयार नहीं है। रही बात झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में चर्चा की, तो यहाँ राज्य की विधि व्यवस्था के विषय में बात होनी चाहिए। राज्य की विधि व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। अपराधी बेखौफ अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इन विषयों पर सत्ता पक्ष के लोगों को चर्चा करनी चाहिए। और झारखंड में चर्चा होनी तो झारखंड की लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा होनी चाहिए। यहाँ पर बिगड़ती हुई जो कानून व्यवस्था है उस पर चर्चा होनी चाहिए। आए दिन झारखंड में आप देख रहे होंगे राज्य की राजधानी में कितने लोगों की कैसी हत्याएं हुई है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, सारे आम हो रही है। जेल से बैठ करके अपराधी यहाँ से लोगों का एक्सटॉर्शन कर रहे, पैसा वसूली कर रहे हैं, नहीं तो गोली से मारने की वो धमकी दे रहे हैं, और पैसे नहीं देते हैं तो लोग गोली भी मार देते हैं। और वो सारे अपराधी जेल में मौज कर रहे हैं। और हमें तो यहाँ तक जानकारी है कि पुलिस अफसर भी कुछ भ्रष्ट अफसर है जो जेल में अपराधियों से मोबाइल से लोग बात करते हैं। इसी विषय पर भाजपा के घटक दल आजसू का कहना है कि मणिपुर की घटना का देश के दोनों पटलों पर समीक्षा की जानी चाहिए। झारखंड विधानसभा में राज्य के लॉ एंड ऑर्डर विषय पर चर्चा की जानी चाहिए। अभी हाल के दिनों में जिस प्रकार से राज्य में हत्या और अपराध की स्थिति बनी है, अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, चर्चा तो उस पर भी की जानी चाहिए। मणिपुर का तो मणिपुर
विधानसभा के अंदर बहस हो या फिर देश के दोनों पटल पर बहस हो, उसके लिए झारखंड पटल चुना जाना उचित नहीं है। झारखंड अपने आप में, झारखंड के जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसके लिए झारखंड है। आप आओ यहाँ के सारे सब्जेक्ट पे आके खुद जवाब दो। अब बताओ कि जो घटनाएं दिन हो रही है वो चाईबासा की घटना हो, आपकी गिरिडीह की घटना हो, या रोज जो हमारा हटिया जो हमारे सुभाष मुंडा जी जो जिनकी हत्या हो गई ये मामला हो, इन सारे विषयों पर सरकार आए और 3.5 साल में जो आंकड़े हैं अपराध के, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है राज्य के अंदर में, उस पर सरकार अपना जवाब दे, अपना बहस करे, सुने लोगों की। वहीं पिछले दिनों दुमका के बासुकीनाथ में जमशेदपुर के अपराधी अमरनाथ सिंह की हुई हत्या के मामले में जमशेदपुर पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के सिटी एसपी के विजय शंकर ने प्रेस वार्ता में संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि हत्याकांड में शामिल अपराधी बस से कोलकाता भागने की फिराक में है। सूचना की पुष्टि के बाद एक टीम गठित कर एमजीएम थाना अंतर्गत एनएच में बसों की तलाशी आरंभ की गई। जांच के दौरान साई नामक यात्री बस में 2 युवकों की गतिविधि संदिग्ध लगी। तलाशी के दौरान उनके पास एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ में उन दोनों ने अपना नाम दीपक चौधरी उर्फ टेका चौधरी और अभिषेक सिंह उर्फ बिट्टू सिंह बताया। दोनों ने पुराने विवाद को लेकर अमरनाथ सिंह की हत्या करने की बात स्वीकार की। वहीं दुमका डीपीओ द्वारा पूरे घटनाक्रम को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। आप लोगों को जानकारी हुई कुछ दिन पहले दुमका जिला में अमरनाथ सिंह का हत्या हुआ था, तो उसी में जमशेदपुर पुलिस के द्वारा दुमका पुलिस के सपोर्ट से बहुत बड़ा सफलता पाया है। वहाँ पे जनमुंडी एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में एक टीम वहाँ पे चला था। पहले सूचना मिला था कि यहाँ पे अमरनाथ हत्याकांड में शामिल एक बिट्टू और टेका करके 2 लोग हैं जो जमशेदपुर से भागने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ये सूचना मिला तो जैसे वरीय पदाधिकारी के आदेश अनुसार राजू हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं एनजीएम, और उनके नेतृत्व में टीम बनाया गया था और वहाँ पे नाकाबंदी करके गाड़ी की तलाशी लेना शुरू कर दिया गया। तो इसी में तलाशी क्रम में एक गाड़ी जो हमें इनपुट था पहले से, तो उसी गाड़ी को हम एक एक करके रोकते गए और उस गाड़ी को जब चेकिंग किए तो ये जो पहले से यहीं के स्थानीय हैं तो ये पहचान लिया उनको। और जैसे पुलिस का चेकिंग हो रहा था तो वो थोड़ा सा अजीब हरकत भी करने लगे, तो उससे थोड़ा सा डाउट भी पैदा हुआ। तो उन दोनों को फिर बाद में उठाए, पूछताछ क्रम में पता चला कि वही अपराधी हैं और उन्होंने अपना नाम स्वीकार किया कि एक का नाम दीपक चौधरी उर्फ टेका है और दूसरे का नाम अभिषेक सिंह उर्फ बिट्टू है। और इसमें ये उल्लेखनीय है कि अभी जो टेका है इसका पहले से पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है और इनके पास से पिस्टल और जिंदा गोली बरामद हुआ है। इसमें दीपक चौधरी के पास से एक पिस्टल और 3 गोली और अभिषेक सिंह उर्फ बिट्टू है उसके पास से 3 गोली जिंदा गोली बरामद हुआ है। और इनको यहाँ पे इसी में एक केस दर्ज किया गया है 9623 आर्म्स एक्ट में और बाकी 11 सेक्शंस आईपीसी में, और इनको यहाँ से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और फॉरवर्ड किया जाएगा। थैंक यू। इधर सावन की चौथी सोमवारी के मौके पर आज स्वर्णरेखा घाट से कई श्रद्धालुओं ने जल उठाया और शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। वहीं मुसाबनी के देवलेश्वर प्राचीन मंदिर में भी सावन की चौथी सोमवारी पर भक्तों की भीड़ रही। इस मौके पर शहर के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई, जहां श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की और भगवान भोले से सुख समृद्धि की कामना की। बताते चले कि आज सुबह से चौथी सोमवारी के मौके पर सांची के स्वर्णरेखा नदी के तट पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने कांवर में जल लेकर पदयात्रा भी की और नजदीकी शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। बाबा भोलेनाथ को फूल, भांग, प्रसाद और बेलपत्र चढ़ाए गए। भक्तों ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना की। शिव हनुमान मंदिर में हम लोग आज हाथी घोड़ा साक्षी गांधी घाट से जल लेकर के बाबूडी शिव हनुमान मंदिर में सब जल पैदल जाकर के सब जल अर्पण वहाँ पर करेंगे। वहीं मुसाबनी प्रखंड के गोला पंचायत में देवली के प्राचीन देवलेश्वर मंदिर में सावन की चौथी सोमवारी के मौके पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने शंख नदी से जल भरकर देवलेश्वर मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस मौके पर पुजारी जदुनाथ बोडाल और मधुसूदन बोडाल ने सभी श्रद्धालुओं की पूजा संपन्न कराई। और चक्रधरपुर के मधुसूदन स्कूल में अचीवर्स मीट 2023 मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अचीवर्स मीट में जैक और सीबीएसई की माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 में अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि एसडीपीओ आईपीएस कपिल चौधरी तथा विशिष्ट अतिथि चक्रधरपुर थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार उपस्थित रहे। इस मौके पर एसडीपीओ कपिल चौधरी ने कहा कि ये सम्मान एक मोटिवेशन है।
विद्यार्थियों की उपलब्धि से हम सभी आज गौरवान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत है। मैट्रिक इंटर के पश्चात बच्चों को हार्डवर्क करने की आवश्यकता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है टारगेट सेट करना। लाइफ में क्या चाहते हैं ये तय करें। करियर लाइफ के लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। अपनी लाइफ में सपने ज़रूर देखें, तभी आप हार्डवर्क कर सकेंगे। सपने कभी छोटे नहीं रखें। एसडीपीओ ने विद्यार्थियों को आगाह करते हुए कहा कि बुरी संगतों से बचे, हार्डवर्क का रिजल्ट कहीं ना कहीं भविष्य में अवश्य मिलेगा। वहीं चक्रधरपुर पुलिस थाना प्रभारी इंस्पेक्टर चंद्रशेखर कुमार ने कहा कि ये बच्चों की कठिन तपस्या का फल है। इस अवसर पर दोनों अतिथियों को मोमेंटो व बुक्के देकर सम्मानित किया गया। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।